हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू दो स्टूडेंट्स जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आपका स्वागत है आज के इस बैच में जो कि हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी। मोस्ट पीपल मेरे ख्याल से ऐड देख के आए होंगे जो हम लोगों ने चलाया था पेजेस पे, बट वी विल ट्राई कि हम लोग आपको बेस्ट नॉलेज दें, आपको अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से सिखाऊं मैं। मेरा मेन कोशिश यही रहेगा इन वीडियोस के थ्रू। और सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग क्लासेस शुरू करें, आज 12th का क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो बिफोर वी स्टार्ट 12th मेरा क्वेश्चन है कि शायद बहुत सारे लोगों को, मैं समझता हूँ कि अकाउंटेंसी का बेस क्लियर नहीं होता है, और इसके चक्कर में क्या है, जो पूरा का पूरा अकाउंटेंसी जो है वीक होते चला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बेस को क्लियर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो ये जो आज का मेरा पहला लेक्चर होगा वो 12th क्लास पे कम और बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी पे ज़्यादा रिवॉल्व करेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी को अच्छे से समझिए। एक बार आपका बेस क्लियर हो गया, एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ अकाउंटेंसी ऑल अबाउट, और बेस ऑफ अकाउंटेंसी क्लियर हो गया, पूरे 12th क्लास में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत पेशेंस के साथ हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, और आप इस चैनल पे बने रहिए एंड यू विल रियलाइज, आप फील करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आपको जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट्स हो इन दौरान, जब आपको वीडियोस आप देख रहे हो या फिर उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स होता है, तो आप कमेंट सेक्शंस में उस डाउट्स को लिखिए। ठीक है, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन माई पर्सनल नंबर, जो कि मैं डाल दूंगा, ऑफिस का नंबर है, जिस नंबर से हम लोग, या फिर टेलीग्राम हैंडल आप हटके क्लासेस का भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम पर कोई भी डाउट्स आप सेंड करेंगे, मैं अच्छे से आपको वहाँ पर रेस्पॉन्ड करूँगा। सो आई विल ट्राई कि ये इस क्लास को, इस बैच को जो मैंने स्टार्ट किया, इसको बहुत प्रोडक्टिव बनाऊं। और जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, देखिए हम लोग का, मेरा चैनल बहुत अभी स्टार्टिंग का चैनल है, तो कम सब्सक्राइबर्स होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, आई डोंट नो कितने होंगे, बट जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं एक गारंटी आपको देता हूँ, आई विल गिव माई 100%। इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स है या 10 सब्सक्राइबर्स है। एक भी स्टूडेंट मेरे लिए स्टूडेंट होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि दिल से आपको जितना भी पढ़ा सकूँ अच्छे से पढ़ूँ। सो इस लेक्चर को शुरू करते हैं और बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो है व्हाट इज अकाउंटेंसी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो आज की इस क्लास में आए होंगे वो ऑलरेडी 11th पढ़ चुके हैं। तो मेरा सबसे बेसिक सवाल है कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। देखो यार, बहुत सारे स्कूल्स में या बहुत सारे टीचर्स या बहुत जगह मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि अकाउंट्स रटवाया जाता है, बाकायदा आपको बताया जाता है कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, आप इसको रट लो कि ये डेबिट है, ये रूल है, ट्रेडिशनल रूल या फिर मॉडर्न रूल, जो भी रूल आप पढ़े होंगे। बट सबसे बेसिक बात जो अकाउंटेंसी के बारे में हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है। अकाउंटेंसी एक सिंपल लैंग्वेज है। जब मैं बोलता हूँ कि अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है, तो इसका ये मतलब है कि जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है। अब मैं अगर आपसे पूछूं या फिर मैं आपको कहूं कि मैथ्स एक लैंग्वेज है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? बहुत लोग, जो जिनको ये बात पता है कि मैथ्स एक लैंग्वेज है, उनका मैथ्स अच्छा होगा, और जिनको नहीं पता है कि मैथ्स एक लैंग्वेज है, उनका मैथ्स बेकार होगा। बेकार तो नहीं कहेंगे, मैथ्स से बहुत लोग डरते भी इसी वजह से, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इंडियन है और आप चाइना में गए और अचानक से आपको कोई चाइनीज़ बोलने लगे तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं। वही हाल मैथ्स के साथ है या अकाउंट्स के साथ है। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं पता है तो ये इतना अजीब लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई चाइनीज़ बोल रहा है सामने वाला। सो वही बात है, तो वी विल ट्राई टू लर्न दिस लैंग्वेज। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लैंग्वेज को सीखें। तो पहले इस बात को प्रूव करते कि ये लैंग्वेज कैसे है। लेट्स कॉल इट मैथ्स। मैंने पहला मैथ्स एक लैंग्वेज है। सपोज कीजिए मैंने एक लाइन लिखा, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ 2 × 2 इज इक्वल टू 4, ये कौन सा लैंग्वेज है? बहुत लोग बोलेंगे सर ये मैथ्स है, बट ये एक्चुअल में इंग्लिश है। यहाँ कोई मैथ्स का वोकैब यूज ही नहीं हुआ है। 2 TWO × 2 इज इक्वल टू 4, दिस इज प्योर इंग्लिश। जब मैं इसको मैथ्स के फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। अब आप देख रहे हो ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। ये जो मैंने लिखा, भले इसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहा, मीनिंग सेम निकल के आ रहा दोनों में, बट ये जो चीज है ऊपर वाली लाइन वो है आपका इंग्लिश, और नीचे वाला लाइन जो है वो है मैथ्स। सिमिलरली मैं कहता हूं कि अकाउंट्स लैंग्वेज क्यों है?
अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि अकाउंट्स इसलिए लैंग्वेज है क्योंकि जब आपने पहला एंट्री किया होगा 11th क्लास में, सबने एंट्री किया है, चलो बहुत इजी एंट्री करते हैं, लेट्स कॉल इट, हम करते हैं सैलरी पेड 40,000, सैलरी पेड 40,000। आप कोई भी रूल अप्लाई करते हो, जब आप इसका एंट्री करते थे 11th में तो क्या करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और ये आप इस तरह से करते थे 40,000 और 40,000। अब ऑब्जर्व करना, ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ना, ये अगेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा रहता है, और ये जो सेकंड में आपने जो इसको जर्नलाइज किया, ये अकाउंटेंसी का लैंग्वेज है। सो आपको ये समझ में आ रहा है, दिस इज अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो अगर ये नहीं भी लिखा हुआ है और अगर आपने प्लेन इसको देखा कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपके दिमाग में क्या समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ऐसा है कि देखो इसमें कैश तो क्रेडिट है सर, इसका मतलब कैश तो बिजनेस से बाहर जा रहा है सर। दूसरा ये सैलरी सर एक्सपेंस है, डेबिट है, मतलब सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं। तो आप वाइसे वर्सा भी बता पाओ, आप वाइसे वर्सा बता पाओ। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बिल्डिंग टू कैश में क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो बिल्डिंग बिक रहा है। मशीनरी टू बिल्डिंग परचेज हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मशीनरी टू कैश में क्या हो रहा है, सर मशीनरी परचेज हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैश टू सेल्स में क्या हो रहा है, तो आप जब रिवर्स इसको बताना शुरू कर देते हो तो आपका मतलब कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गया। वरना क्या है यार, बहुत प्रॉब्लम होता है। वरना आपको लगेगा ना कि क्या डेबिट कर रहे हैं, क्या क्रेडिट कर रहे हैं। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भी, उनको भी मैं चाहूंगा कि ये लेक्चर आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर जो हैं आने वाले, जो भी पूरा कोर्स होगा वो इस बेस पे ही बनेगा। सो फर्स्ट थिंग मैंने ये क्लियर किया कि आपको इसको एज अ लैंग्वेज देखना है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल, मैं अच्छा हूं, आप इंग्लिश में बोलते हो आई एम गुड। सिमिलरली जब आप बोलते हो बिल्डिंग परचेज्ड, तो ये इंग्लिश है, आप अकाउंटेंसी में बोलोगे बिल्डिंग टू कैश। तो आपको इतना हैबिट डालना है अपने अंदर कि आप उस लैंग्वेज को चलते फिरते बोल पाओ। फॉर एग्जांपल आपने अपना मोबाइल रिचार्ज करवाया, आप फटाफट बोलो मोबाइल रिचार्ज डन इज इंग्लिश। आप उसको अकाउंटेंसी में बोलोगे, क्या बोलोगे, मोबाइल रिचार्ज टू कैश। सो उस फॉर्म में इसको एज अ लैंग्वेज जब आप देखना शुरू करोगे, तब आपको ये सब्जेक्ट मजा देना शुरू कर देगा। अब मैं बात करता हूं कि अकाउंटेंसी के दो अप्रोचेस होते हैं। अकाउंटेंसी के दो अप्रोचेस होते हैं, पहला ट्रेडिशनल होता है और दूसरा मॉडर्न होता है। पहला ट्रेडिशनल होता है और दूसरा मॉडर्न होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखता हूं हर एक जगह पढ़ाया जा रहा है उसी अप्रोच से, रियल नॉमिनल पर्सनल, रियल नॉमिनल पर्सनल। बट मेरा सवाल ये है कि कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से इसको हम लोग ट्रेडिशनल बोलते हैं और मॉडर्न नहीं बोलते हैं। मैक्सिमम बच्चों का अकाउंटेंसी बस इस वजह से स्ट्रांग नहीं हो पाता है क्योंकि वो आज भी ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट एक बात बताइए, अगर इसका नाम ट्रेडिशनल पढ़ चुका है मतलब ये तो बासी हो गया यार। एंड यू पीपल आर जेनजी, जो मेरे सभी पढ़ रहे हो तो भाई नेक्स्ट जन हो, जेनजी बोलते हैं। और अगर जेनजी ट्रेडिशनल पढ़े तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको मॉडर्न अप्रोच जानना चाहिए, और मॉडर्न अप्रोच इतना इजी अप्रोच है अकाउंटेंसी का और इतना कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है कि जब आप मेरे साथ लेक्चर्स अटेंड करोगे, 3 4 5 6 लेक्चर्स होगा, तो आपको लगेगा वाह सर क्या इजी अप्रोच आपने बताया और कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे मुझे अकाउंट्स की आई है। अभी तक रियल नॉमिनल पर्सनल में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग कि रियल है, ये डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, रियल जिसको छू सकते हैं, नॉमिनल छू नहीं सकते। दीज आर नॉट फाइनेंस लैंग्वेजेस, ये फाइनेंशियल लैंग्वेज नहीं है रियल, नॉमिनल और पर्सनल। पर जब मैं आज की क्लास में मॉडर्न डिस्कस करूंगा तो आप रियलाइज करोगे कि ये एक्चुअल में फाइनेंशियल लैंग्वेज है। एंड आई विल स्टार्ट विथ मॉडर्न। अब देखो, जब मैंने कहा कि अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है, तो किसी भी लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, बिल्कुल होता है। इंग्लिश का ग्रामर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं हाउ आर यू, तो हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं, या फिर आप हिंदी में इसको ऐसे लिखो, आप कैसे हैं। बोलो सर बिल्कुल बढ़िया है, सर बिल्कुल बढ़िया है, तो एक बार लाइक कर दो यार, या कमेंट कर दो कुछ। धीरे धीरे करके हमारा रिलेशन बनेगा यार। देखो ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं चाहूंगा कि आपका रिलेशन मेरे साथ बने, एंड वी विल मेक दिस, बिकॉज सी टीचिंग इज ऑल अबाउट अ स्टूडेंट टीचर रिलेशन, जो बनना बहुत जरूरी है। तो हाउ आर यू में क्या है, अगर मैं इसको लिख दूं आर यू हाउ, अब ये कितना अटपटा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है आप कैसे, है कैसे आप,
क्यों इसी ऑर्डर में लिखते, क्यों पहले हाउ आया, फिर आर आया, फिर यू आया? तो जब इंग्लिश में आप ये पढ़ते हो चीज़ों को तो क्या पढ़ते हो? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि भैया सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। और इसी रूल को हम लोग ग्रामर बोलते हैं। तो जिस तरह से बाकी लैंग्वेजेस है, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर होता है और उसी ग्रामर पर उसका रूल्स बेस्ड होता है। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूं कि अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है, अकाउंट्स अगर एक लैंग्वेज है तो इसका भी ग्रामर होगा, इसके भी रूल्स होंगे, और ये ग्रामर जाने बिना आप लैंग्वेज जान ही नहीं सकते हो। 90% स्टूडेंट्स का, क्योंकि मेरा ऑफलाइन सेंटर भी है, 90% स्टूडेंट्स का जो अकाउंटेंसी वीक होने का मेन रीजन है वो ये है कि उनका ग्रामर ही स्ट्रांग नहीं है, उनका अकाउंटेंसी का जो बेसिक रूल्स है वहां पे वो लोग स्ट्रांग नहीं है। तो मेरा कोशिश आने वाले 2-3 लेक्चर्स में ये है कि पहले मैं आपको लैंग्वेज से फेमिलियर करवा दूं, ठीक है? तो विल स्टार्ट विद दिस रूल्स। अब ये क्या है, ये ग्रामर रूल्स, ये रूल्स क्या है? तो अगर मैं बोलूं तो अकाउंटेंसी जो है वो 5 पार्ट्स में बटा है, जिसको मैंने एक अच्छा कोड भी दिया है। मैं बोलता हूं CLEA और R। इसका वर्ड क्या बना? क्लियर बना। जिसका ये क्लियर है उसको अकाउंटेंसी क्लियर है। सो CLEA एंड R। अगर मैं बोलूं व्हाट इज C क्या है, तो C का मतलब होता है कैपिटल। C क्या होता है? कैपिटल। अगर मैं बोलूं व्हाट इज L, तो L का मतलब होता है लायबिलिटी। आपने ये वर्ड सुना है, सिंस ये 12th का क्लास है तो मैं थोड़ा वर्ड्स आपने सुना होगा। E का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। A का मतलब क्या होता है? एसेट। और R का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। सो अगर आपको ये पांचों क्लियर है, देखो अकाउंट्स के इतने ही सेक्शंस होते हैं, इसके अलावा कोई भी अकाउंट्स का कैटेगराइजेशन नहीं होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है तो वो इसके सब कैटेगरीज के बारे में बोल रहा होगा, जो ब्रॉडर कैटेगरीज है। क्योंकि देखो जब तुमने 11th में अकाउंट्स पढ़ा होगा तो तुम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साल के एंड में आपने देखा होगा आप P&L बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी है। पूरे 11th में क्या सीखा आपने? पूरे 11th में आपने जो सीखा है वो ये सीखा है कि भैया सबसे पहले जर्नलाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को, जर्नल से आपने लेजर बनाना सीखा है, और नहीं भी सीखा तो कोई बात नहीं भाई, जो लोग 12th में जागा है ना बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, जब जागे तभी सवेरा। तो ये लेजर बनता है, लेजर से आपका यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी है, कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो बनाना है। बिल्कुल एग्रीड बात है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप P&L बना रहे थे तो उसमें क्या था? इस साइड आप रेवेन्यूज को लिखते थे और इस साइड आप एक्सपेंस लिखते थे, यस और नो? डिफरेंस इतना था कि आप इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ था, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो ट्रेडिंग के पार्ट होते थे, जो इनडायरेक्ट होते थे वो P&L के पार्ट होते थे। जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो आप लिखते थे कैपिटल प्लस लायबिलिटी और इस साइड में लिखते थे एसेट्स। अब देखो ये कैटेगराइजेशन तो यही 5 कर रहे थे ना आप इन दी एंड। सो दीज वर दी 5 कैटेगरीज जिसको आप फाइनली बना रहे थे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अकाउंट्स के 5 पार्ट्स हैं, CLEA एंड R। सो आई होप गेस क्लियर है। अब इनको डिस्कस करते हैं कि ये कैपिटल क्या है, व्हाट इज कैपिटल। तो अगर मैं बोलूं तो कैपिटल इज ओनर्स फंड। ओनर का जो फंड है बिजनेस में, जो मालिक है, मालिक जो बिजनेस का है, उसका जो फंड है बिजनेस में, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। सी बिजनेस और बिजनेसमैन बिल्कुल अलग अलग आइडेंटिटी है, आई एग्री, आपने BST में भी पढ़ा होगा। बट कोई तो बिजनेस को ओन करता है ना, समवन इज ओनर ऑफ दैट बिजनेस, और जो ओनर का फंड है वो कैपिटल है। लायबिलिटी क्या है? जो आउटसाइडर्स का फंड है, मतलब ओनर के अलावा जो लोग कौन है, वो लोग आउटसाइडर्स हैं। तो देखो बिजनेस में 2 ही तरह का फंड लगता है, या तो ओनर का फंड होगा या तो आउटसाइडर का फंड होगा, इसके अलावा कोई भी फंडिंग नहीं होता। और आपके 12th क्लास में क्योंकि शेयर चैप्टर से, डिबेंचर चैप्टर से, तो ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस में 2 तरह के लोग होते हैं, एक ओनर और एक आउटसाइडर। ये ठीक बात है, समझ में आया?
आपको ये एग्जांपल लेके भी देख सकते हो। सपोज करो मैंने 10 लाख रुपीस में एक बिजनेस शुरू किया, लेट्स से आई स्टार्टेड अ क्लोथ शॉप। अब उसमें मैंने 6 लाख रुपीस खुद के लगाए और 4 लाख मैंने SBI से लोन ले लिया, किसी और भी बैंक से लोन ले लिया। तो जो टोटल मेरा बिजनेस के अंदर लगा फंड वो 10 लाख है, बट मेरा कैपिटल कितना होगा 6 और SBI का कैपिटल कितना होगा 4 लाख। सो ये आपको ठीक ठीक समझ में आया कि सर कैपिटल क्या है और लायबिलिटी क्या है। तो जब आप बैलेंस शीट बना रहे थे, मैं आपको दिखाता हूं, जब आप बैलेंस शीट बना रहे थे तो यहां पे जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी का सेक्शन था ये आपके बिजनेस के फंड्स के बारे में बताता है कि भाई बिजनेस में कहां से फंड आया है, ओनर का कितना पैसा है, क्रेडिटर्स का कितना पैसा है, बैंक लोन हमारे सर पे कितना है, कोई अदर लोन अगर हमने लिया है तो वो क्या है, एवरीथिंग। जो बैलेंस शीट का ये साइड है आपको पूरा का पूरा यही जानकारी दे रहा था। ठीक बात है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज एक्सपेंस एंड एसेट। सो व्हाट इज, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, अभी एक दोनों अगर आपको समझ में आ गया, समर का टाइम है तो आप लोग भी पानी पीते रहा करो, और रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि लाइट्स होते हैं तो थोड़ा गर्मी रहता है, ठीक है। बट योर लाइक्स, योर कमेंट्स, योर सब्सक्रिप्शंस, योर शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, सारा मेरा गर्मी और पसीना कम कर देगा। सो एक्सपेंसेस और एसेट क्या है यार, देखो इसमें ना बहुत लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते। अगर तुम ढंग से सोचो तो मोबाइल फोन अगर तुम खरीदते हो तो वो भी एक्सपेंस से पैसा खर्च कर रहे हो, और अगर तुम्हारा पोस्टपेड कनेक्शन और तुमने 1 साल 1 महीने बाद किया उसके बाद जो बिल आया वो भी तुम्हारा एक्सपेंस है। मगर जो मोबाइल फोन का बिल तुम्हारे पास आया बात करने के बाद वो एक्सपेंस हो जाता है, बट मोबाइल फोन एसेट हो जाता है। ऐसा क्यों? यानी दोनों केस में खर्च हो रहा आपका पैसा, दोनों केस में आपका पैसा तो खर्च हो ही रहा है, चाहे वो एसेट हो चाहे एक्सपेंस हो। अब इसके डिफरेंस को हम जरा अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एसेट। एक्सपेंस और एसेट के बीच में सर फर्क क्या है? दोनों में पैसा खर्च हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हो तो भी आपका पैसा खर्च होगा, अगर आप उसमें इंटरनेट का बिल भराओगे तो भी आपका पैसा खर्च होगा। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस ये है कि एसेट के अंदर में ओनर को राइट मिलता है, एसेट के अंदर में ओनर को राइट मिलता है, जबकि एक्सपेंस के अंदर में बेनिफिट ऑलरेडी एंजॉय हो चुका होता है। कोई एग्जिस्टिंग राइट नहीं है उसका, कोई भी एग्जिस्टिंग अधिकार नहीं है उसका, उसने बेनिफिट ऑलरेडी एंजॉय कर लिया है। लेकिन जब एसेट की बात करते हैं तो वो अभी बेनिफिट एंजॉय करेगा, फ्यूचर में भी उसका बेनिफिट एंजॉय करेगा। इसमें क्या है, बेनिफिट उसने ऑलरेडी एंजॉय कर लिया है। सो दिस इज लाइक फ्यूचर, ये क्या है, पास्ट। तो अगर आप ढंग से समझो ना तो एक्सपेंस मतलब पास्ट टेंस, हमने बेनिफिट एंजॉय कर दिया तभी उसको हम क्या मानते हैं, एक्सपेंस। और एसेट मतलब फ्यूचर टेंस, अभी आप बेनिफिट एंजॉय करोगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, स्कूटी आपके पास, आपने सपोज कीजिए स्कूटी खरीद लिया, यू बॉट अ स्कूटी ऑफ, ये विजिबल है यहाँ पे, इधर करते हैं लोग, यहाँ करते हैं। आपने एक स्कूटी खरीद लिया, लेट्स कॉल इट 60,000 का आपने स्कूटी खरीदा, ठीक है। अब जो 60,000 का आपने स्कूटी खरीदा उसका बेनिफिट आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंजॉय करोगे। ऐसा तो नहीं कि मतलब आज ही खरीदा तो मतलब आज ही यूज करके उसको खत्म कर देंगे। लेकिन सपोज करते हैं, या फिर आप ऑटो में या बस में जा रहे हो, आप ऑटो में बैठते हो, आपने ऑटो वाले आपको सपोज करते हैं 5 किलोमीटर जाना था, आप वहाँ उतरे, आपने ऑटो वाले को 20 रुपये दिए। तो जब आपने ऑटो वाले को 20 रुपये दिए, कब दिया, जब आपका राइड कंप्लीट हो गया। या फिर आपने लेट्स कॉल इट ओला कैब मंगाया, आप ओला कैब में बैठे, आप आराम से उतरे, वहाँ पे आप ओला कैब में उतरे, आपसे पूछा भैया कितना बिल हुआ, उसने बोला 150 रुपीज़। जब आपने ये 150 रुपीज़ दिया तो आपने जो राइड का बेनिफिट है वो तो ऑलरेडी एंजॉय कर लिया है, अब यू आर पेइंग फॉर दैट। अब इस केस में ये जो 150 क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। अच्छा, सेम केस में सपोज कीजिए आपने कैब ड्राइवर को, आप घर से स्कूल जाते हो या फिर घर से स्कूल जाते हो,
मान लो आपने एक कैब ड्राइवर को बोला कि सर ऐसा है कि ये लो आप 4000 रुपीज़ पकड़ो और ना आप मेरे को डेली अप डाउन करवाना, मतलब डेली आप मेरे को घर से स्कूल लेके जाओगे और स्कूल से घर लेके आओगे। इस केस में क्या है, आप उसको एडवांस दे रहे हो, मतलब आपने बेनिफिट एंजॉय किया नहीं है, आप अभी बेनिफिट एंजॉय करोगे। इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो एसेट बन जाता है। बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट क्यों बन गया, क्योंकि ये प्रीपेड है, अभी बेनिफिट एंजॉय करना बाकी है। जबकि एक्सपेंस के केस में क्या है, ये आपने बेनिफिट ऑलरेडी एंजॉय कर लिया है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। जो मेजर डिफरेंस है ना, इसमें क्या है कि एक तो ओनर के पास राइट है, दूसरी बात क्या है, इसमें बेनिफिट फ्यूचर में एंजॉय होगा, अभी हुआ नहीं है। इसमें क्या है, कोई राइट नहीं है आपके पास, आपने बेनिफिट ऑलरेडी पास्ट में एंजॉय कर लिया है। सो ये बेसिक डिफरेंस है एक्सपेंस और एसेट में। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सैलरी कब दिया था, जब एम्प्लॉय 1 महीना काम कर लेता है तब, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। प्रीपेड सैलरी एसेट बन जाएगा। रेंट रह के दोगे तो एक्सपेंस है, प्रीपेड रेंट एसेट बन जाएगा। एनीथिंग एल्स, बिल्डिंग राइट है, आप बेनिफिट एंजॉय करोगे। कंप्यूटर राइट है, आप बेनिफिट एंजॉय करोगे। इसी लॉजिक पे एक बात समझना है हमें, इसी लॉजिक पे एक बात यह है कि जो मशीनरी है, सपोज करो आपने मशीनरी खरीदी है 10,000 रुपीज पे, कितने में खरीदा है, 10,000 पे। अब हर साल हम लोग क्या लगाते हैं, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन क्या है, डेप्रीसिएशन वो बेनिफिट है जो हम एंजॉय कर लेते हैं। लेट्स कॉल इट 1,000 रुपये डेप्रिशिएट हो गया, अब बचा 9,000 का। तो जब हमने 2023 में ये खरीदा था तो ये 10,000 का था, अब 2024 में ये 9,000 का ही बचा। क्यों, क्योंकि इसका वियर एंड टियर हुआ। वियर एंड टियर कैसे हुआ, क्योंकि आपने उसका बेनिफिट एंजॉय कर लिया। ओवर द पीरियड आप हर एक साल करते जाओगे एंजॉय, ये कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये जो आप हर एक साल एंजॉय कर ले रहे हो बेनिफिट, डेप्रीसिएशन, ये एक एक्सपेंस है। और यही रीजन है कि एसेट में से एक्सपेंस को माइनस किया जाता है। क्योंकि अगर हम टेक्निकली बोले कि एसेट है क्या, तो एसेट कुछ नहीं है, फ्यूचर का एक्सपेंसेस के लिए आपने एक ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है और उसी में से हर साल आप निकाल के एक्सपेंस कर रहे हो। तो एसेट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। डिफरेंस ये है कि वो फ्यूचर बेनिफिट देता है। मेरे ख्याल से ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया ना भाई? नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू कैन ऑलवेज टेल मी। सो ये आपका 2 कैटेगरी क्लियर। तो अभी हमें समझ में आ गया CLE और A। रेवेन्यू क्या है भैया? रेवेन्यू का मतलब तो इनकम होता है, जो भी बिजनेस के अंदर सेल से आता है, कमीशन से आता है, वो रेवेन्यू है आपका। अच्छा, रेवेन्यू और प्रॉफिट एक चीज नहीं है, सबको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको पता होगा ये बात। रेवेन्यू अलग है, प्रॉफिट अलग है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज योर प्रॉफिट। तो ये 5 कैटेगराइजेशन है अकाउंट्स का, इसी में सब कुछ आता है। चाहे बिल्डिंग ले लो आप, चाहे आप बिल्डिंग किस में आएगा, बोलोगे एसेट में आएगा। मैं बोलूँगा मशीनरी किस में आएगा, एसेट में आएगा। सैलरी एक्सपेंस में, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में। अच्छा, मैं अगर बोलूँगा आउटस्टैंडिंग सैलरी में आपने पेमेंट नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा आपका, लाइबिलिटी। प्लस क्योंकि सैलरी का आपने बेनिफिट एंजॉय कर लिया है, इसलिए वो एक्सपेंस भी होता है। इसीलिए जब आप आउटस्टैंडिंग का जर्नल एंट्री करते हो तो आप ध्यान देना आप क्या करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट। मतलब आप एक्सपेंस भी मान रहे हो उसको, क्योंकि आपने ऑलरेडी बेनिफिट एंजॉय कर लिया, बट क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है इसीलिए आप उसको लायबिलिटी भी मान रहे हो। क्लियर है? वही जब आप प्रीपेड एक्सपेंस का जर्नल एंट्री करते हो तो क्या लिखते हो, प्रीपेड रेंट टू कैश। वहां पे नहीं लिखते हो प्रीपेड रेंट अकाउंट, क्योंकि वहां पे आपका कोई एक्सपेंस हुआ ही नहीं, आपने एक एसेट बनाया है जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में एंजॉय करोगे। तो ये 5 कैटेगरी यार दिमाग में रखना। और 11th क्लास के NCERT में ऑब्जर्व करना, सबसे पहले चैप्टर में यही बताया गया था और वहीं पे मैक्सिमम लोग का अकाउंट्स खराब हो जाता है, वहीं पे। उसके बाद फिर आप लास्ट में ढूंढते रहना वीडियोस के मेरा एग्जाम जल्दी क्लियर हो जाए। ये जो सीरीज बना रहा हूँ मैं, ये उनके लिए बना रहा हूँ जिनको एक्चुअल में अकाउंट सीखना है। क्योंकि यार एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना, वो सब करना, ठीक है, फिर उसके लिए भी है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप सब्जेक्ट को पढ़ो, आपको प्यार हो जाना चाहिए उससे, और नहीं होगा तो फिर क्या मजा पढ़ने का, है ना। सो ये एक बात हमने, एक कॉन्सेप्ट जो है हमने क्लियर कर लिया कि भैया अकाउंट्स के 5 कैटेगरी है।
अब लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं, अब लेक्चर के सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस सेकेंड पार्ट को भी आपको समझना है। क्या है भाई कि व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। भाई एक साल सबने किया है ना, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। आप खुद सोचो क्या है डेबिट क्रेडिट, कमेंट सेक्शन में बताओ जिसको जिसको पता है व्हाट इज डेबिट क्रेडिट। बिकॉज ये वीडियो में अभी तो लाइव स्ट्रीमिंग का थोड़ा नहीं है, ये वीडियो में कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहूंगा जब ये अपलोड होगा, तो आप बताओ व्हाट इज डेबिट क्रेडिट फटाफट। बहुत लोगों को रूल्स पता होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये वो। एक सिंपल मतलब बता रहा हूं, डेबिट का मतलब कुछ नहीं होता लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड। इससे ज्यादा जानकारी जो है सेहत के लिए हानिकारक भी है और गलत भी है। कोई भी अकाउंट आप बनाते हो, डेबिट का मतलब लेफ्ट और क्रेडिट का मतलब राइट, दैट्स इट। ये अकाउंटेंसी का बेसिक लेक्चर है जहां पे हम लोग डेबिट क्रेडिट डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेबिट का मतलब लेफ्ट और क्रेडिट का मतलब राइट, दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम आते हैं ग्रामर्स के रूल्स पे। तो भैया हमने ये तो समझ लिया कि 5 कैटेगरी है, CLEA और R, और हमें करना क्या है, डेबिट और क्रेडिट। अब आपको बस इतना याद रखना है, आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड डेबिट है, लेफ्ट हैंड डेबिट है। लेफ्ट हैंड से आप खर्च करते हो, राइट हैंड से आप कमाते हो। आप बस इतना याद रखो, लेफ्ट हैंड से आप खर्च करते हो, राइट हैंड से कमाते हो। तो अब जो लेफ्टी लोग हैं बुरा मत मानना, याद करने के लिए कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लेफ्ट से आप उड़ा रहे हो, बाएं हाथ से पैसा उड़ा रहे हो, और मैं दाएं हाथ से कमा रहा हूं। तो जो भी जहां पैसा उड़ता है ना, ये दोनों डेबिट बैलेंस होता है। मतलब जब भी ये बिजनेस के अंदर बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा। कभी भी बिजनेस के अंदर एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट, कभी बिजनेस के अंदर एसेट बढ़ेगा, डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो रूल एक्सपेंस और एसेट के लिए बहुत सिंपल है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और CLR के लिए क्या रूल है, CLR में तो नाम में ही C और R है, ये आपके राइट हैंड में है, तो बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। देखो बहुत इजीली याद करा दिया मैंने, डेबिट क्या है, लेफ्ट साइड में, क्रेडिट कहाँ है, राइट साइड में। तो एक्सपेंस और एसेट आपके किस हाथ में है, लेफ्ट हैंड में। जब भी ये दोनों बिजनेस के अंदर बढ़ेगा, डेबिट, जब भी ये घटेगा, क्रेडिट। सिमिलरली CLR, जब भी बढ़ेगा क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। ये है अकाउंट्स का ग्रामर, दैट इज इट। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि 5 कैटेगरी है अकाउंट्स का बॉस, ये रूल है अकाउंट्स का। अब इसका एप्लीकेशन में मैं एक एंट्री में आपको अप्लाई करूंगा और ये बेस बनेगा अकाउंट्स का, जिससे आप पूरा का पूरा अकाउंटेंसी आगे चल के समझ पाओगे। अप्लाई करें। इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख। सबसे पहले क्या रूल है, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले समझना आपको क्या करना, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से यहाँ पे कैपिटल है। दूसरा क्या है, कैश है। तो सबसे पहले आपको जनरल कैटेगरीज का देखना है कि कौन सा अकाउंट्स है। आप आइडेंटिफाई करो नेम ऑफ द अकाउंट्स, 11th का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, यू आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ द अकाउंट्स। फिर जैसे ही आपने नेम अकाउंट्स का आइडेंटिफाई किया, आप सुपर कैटेगरी देखोगे कौन सा कैटेगरी में आता है, जिसको आप जनरल कैटेगरी बोल रहे हो। कौन कौन सा कैटेगरी है, CLEA और R। इन 5 कैटेगरी में तो आना ही आना है। कैपिटल कौन सा कैटेगरी है, कैपिटल ही है। कैश कौन सा कैटेगरी है, कैश में तो भैया मेरा राइट है ना, मेरा ही तो है, तो एसेट है। यस और नो। अब रूल अप्लाई करते हैं। कैपिटल का क्या रूल है, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। अब यहां पे क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा। बढ़ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और एसेट क्या हो रहा है, एसेट का रूल क्या कहता है, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। अब यहां पे कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो भैया जर्नल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और जो अमाउंट है वो आप लिखोगे, एंड दिस इज अकाउंटेंसी। ये ग्रामर अप्लाई करके जब आप इतने स्टेप्स, पहला आप आइडेंटिफाई करोगे नेम ऑफ अकाउंट्स, फिर आप जनरल कैटेगरी देखोगे, फिर आप रूल्स लिखोगे, फिर आप उन रूल्स को अप्लाई करोगे, और ये 4 स्टेप्स जब आप फॉलो करोगे, देन यू अंडरस्टूड द ग्रामर ऑफ अकाउंटेंसी, और तब आपको समझ में आ गया कि व्हाई अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज। इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, डू इनवाइट योर फ्रेंड्स टू माय चैनल, ताकि थोड़ा सा मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिले। आज का पहला लेक्चर बस ग्रामर के बारे में था। आप इस ग्रामर को अपने अलग अलग एंट्रीज में अप्लाई कीजिए।
आई विल बी डिस्कसिंग इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बट ये जो वीडियो आप समझो ग्रामर है, आप अलग अलग एंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो, उसको चाहो तो आप लिख सकते हो सैलरी